Assalamu alaikum. This is Sumaira Tahir. I'm a corporate trainer, OD consultant and a motivational speaker. उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल एंड लाइकिंग माई चैनल। आप लोगों के कमेंट्स मुझे मिलते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक विच इज़ अंडर राइटिंग। अंडर राइटिंग क्या चीज़ है? देखिए, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में अगर देखा जाए तो अंडर राइटिंग को एक बैकबोन की हैसियत है, बैकबोन की हैसियत रखता है अंडर राइटिंग डिपार्टमेंट। अंडर राइटिंग डिपार्टमेंट इज द वेरी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ एनी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। अंडर राइटिंग बेसिकली होता क्या है? अंडर राइटिंग है बेसिकली सिलेक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क। अंडर राइटर का काम होता है कि जब उसके पास लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसीज आती हैं तो वो उनको एवेल्युएट करे। अगर कोई भी अंडर राइटर, उसके पास बहुत सारी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज आ जाएं और वो उनको एक्सेप्ट कर लें, तो ये कंपनी के लिए नुकसानदेह भी हो सकता है, क्योंकि अंडर राइटर का काम होता है कि एक तरफ से तो वो उन एप्लीकेशंस को ले रहे हैं, इशू कर रहे हैं, उनको ये भी मद्देनजर रखना होता है कि कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी बरकरार रहे। अगर वो बहुत सारी एप्लीकेशंस उनके पास आती हैं और वो बगैर प्रॉपरली असेस किए उनको इशू कर देंगे तो वो कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकता है, क्लेम ज़्यादा आ सकते हैं। तो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी उनको मद्देनजर रखनी होती है, दोनों चीज़ों को बैलेंस लेके चलना होता है। तो अब हम कहेंगे कि फिर अंडर राइटर किस तरह से करें, किस तरह से क्लासिफाई करें या किस तरह से। अंडर राइटर्स का काम ये भी नहीं है कि उनके पास जितनी एप्लीकेशंस आए वो सबको डिनाई कर दें, बल्कि उनका गोल होता है कि वो जितने उनके पास एप्लीकेशंस आए ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिफाइड लाइफ प्रपोज्ड की एप्लीकेशंस को वो असेस करें, क्लासिफाई करें, अकॉर्डिंगली डिग्री ऑफ रिस्क को असेस करें कि कौन सा इंडिविजुअल जो है कितनी डिग्री ऑफ रिस्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस तरह से वो उन इंश्योरेंस पॉलिसीज को इशू करें। अंडर राइटिंग पे किन फैक्टर्स का इम्पैक्ट पड़ता है? देखिए, अंडर राइटिंग का डायरेक्ट ताल्लुक होता है लाइफ प्रपोज्ड की एज से, उसके जेंडर से कि वो मेल है फीमेल है, इसके अलावा लाइफ इंश्योर्ड की फैमिली हिस्ट्री, उसकी ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री, उसका लाइफस्टाइल, ये सारी चीज़ें अंडर राइटिंग से डायरेक्ट इनका ताल्लुक रहता है। इसलिए कहा जाता है कि अंडर राइटर जो है वो हर चीज़ को बहुत बारीकी से देखते हैं, वेरीफाई करते हैं और उसके बाद जाके वो देखते हैं इस केस को हमने इशू करना है या डिक्लाइन करना है। और इसीलिए लाइफ इंश्योर्ड को भी कहा जाता है कि भाई जिस वक्त आप लोग अपना प्रपोजल फॉर्म फिल करें या अपने एजेंट से फिल करवाएं, मेक श्योर करें कि आप अपनी मेडिकल हिस्ट्री, अपनी फैमिली हिस्ट्री, अपनी ऑक्यूपेशनल, अपना लाइफस्टाइल जो है वो अपने सेल्स एजेंट से बिल्कुल भी ना छुपाएं, क्योंकि उसका आपको बाद में नुकसान हो सकता है। उस वक्त तो आपका केस इशू हो जाएगा, पॉलिसी इशू हो जाएगी, आपने रिवील नहीं किया ट्रूथ, बट बाद में वो आपके बेनिफिशियरी के लिए नुकसानदेह हो सकता है। अब होता क्या है, लेट्स से कि अगर एक इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो या प्रपोजल ऑफ इंश्योरेंस जो है अंडर राइटिंग डिपार्टमेंट में जाता है, अंडर राइटिंग डिपार्टमेंट उसको देखता है, वो एक स्टैंडर्ड केस होता है, यानी कि एक नॉर्मल केस होता है, एक यंग बंदे का है और उसकी लाइफस्टाइल भी नॉर्मल है, कोई ऐसी चीज़ उसमें नहीं पाई गई। उसको क्या किया, अंडर राइटिंग डिपार्टमेंट ने उस प्रपोजल को इशू कर दिया, यानी उसकी पॉलिसी इशू हो गई। अब ये तो नॉर्मल केस की बात कर रहे हैं। अब दूसरे नंबर पे क्या होता है कि हो सकता है कि अंडर राइटिंग डिपार्टमेंट कुछ देखे कि इसके अंदर जो है रिस्क थोड़ा सा हाई है किसी और लाइफ प्रपोज्ड की पॉलिसी में, वो क्या करते हैं उसको रेट कर देते हैं प्रीमियम को, यानी थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज कर देते हैं। क्योंकि यहाँ पे एग्जांपल दूंगी, बाज़ औक़ात ये होता है कि दो डिफरेंट चीज़ें देखी जा रही होती हैं, कंपेयर की जाती हैं, नॉन स्मोकर वर्सेस स्मोकर। एक जो स्मोकर है उसका
लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है कम होगी एज कंपेयर टू नॉन स्मोकर। तो हो सकता है उसको अंडरराइटर जो है उसको थोड़ा सा उसकी पॉलिसी को या प्रीमियम को रेट कर दे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसे चार्ज कर ले उससे। तीसरी चीज ये हो सकती है कि मॉडिफाई कर दे, वो कहेंगे जी हम आपके केस को या आपकी पॉलिसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, आपका सम अश्योर्ड कम हो जाएगा, या कोई एक्सक्लूजन पॉलिसी के अंदर डाल दे कि अगर इस तरह से हुआ तो फिर ये नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर किसी का उन्होंने मेंशन कर देते हैं, एक्सक्लूजन ये लगा दी कि अगर इस शख्स की डेथ एविएशन एक्सीडेंट में होती है तो इन दैट केस उसकी फैमिली को सम अश्योर्ड या डेथ बेनिफिट जो है वो नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि वो रिस्क अंडरराइटर ने देखा कि इसके अंदर इतना ज्यादा रिस्क आया है, किसी का मेडिकल करवाया और मेडिकल की बेसिस पे देखा, लेट से एग्जांपल देते हैं यहाँ पे कि कैंसर के 4th स्टेज पे कोई बंदा, तो कंपनी क्या करेगी या अंडरराइटर क्या करेगा, उस केस को डिक्लाइन कर देगा। एक और आखिरी चीज पोस्टपोन भी अंडरराइटर्स बाज़ केसेस को करते हैं, 6 महीने के लिए, 12 महीने के लिए, 24 महीने के लिए। फॉर एग्जांपल पोस्टपोन किस सूरत में हो सकता है कि अगर किसी की कार्डियक सर्जरी होनी है तो उसकी बेसिस पे अंडरराइटर कहता है कि जब इसकी ये सर्जरी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम इस केस को दोबारा से इसका रिस्क एवेल्युएट करेंगे और तब हम बताएंगे कि किन बेसिस पे हम ये प्रपोजल एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते, या इसको हम रेट करते हैं। तो जी आपने देखा कि अंडरराइटर जो है उसकी जॉब कितनी इम्पोर्टेंट है। अंडरराइटर किसी भी कंपनी का बैकबोन, इसको कहना गलत नहीं होगा। अंडरराइटर्स का काम होता है कि रिस्क को एवेल्युएट करें, क्लासिफाई करें डिफरेंट क्लासेस में और फिर केसेस को इशू करें ताकि कंपनी के लिए भी अच्छा साबित हो और साउंड डिसीजंस हो और लाइफ प्रपोज के लिए भी सही किस्म का डिसीजन मेकिंग हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, लिसनिंग टू मी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब इट। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।